नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे 2022 की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों पर चर्चा करेंगे। जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 के बीच में, जितने भी प्रमुख पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उन सभी व्यक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको कौन सा पद प्राप्त हुआ है, इन सभी जानकारी के लिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमारा ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर इसके बाद और लाइक करें सेशन को और शेयर भी कर दें दोस्तों यारों के साथ में जो आगामी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बात करें आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन आपके पास कि 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। दूसरा कथन है कि देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इस प्रकार ये दो ऐसे कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी लोग अपने कथन को देख करके अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सही आंसर जो बताऊंगा वो आंसर सही होगा ए नंबर। क्या सही होगा? ए नंबर। देखो 11 अगस्त को उनको पद प्राप्त हुआ और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, परंतु उस समय जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति क्या कहते सॉरी मुख्य न्यायाधीश जो थे वो NV रमन्ना नहीं थे। ठीक है, NV रमन्ना नहीं थे। NV रमन्ना ने इनको जो है पद की शपथ नहीं दिलाई दोस्तों। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और पहले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने वही है ये जगदीश धनखड़। दोस्तों देख लीजिए सभी लोग, जगदीश धनखड़ को देख लिए, ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ग्रहण की है दोस्तों वो की है जगदीप धनखड़ ने। किस तारीख को? 11 अगस्त 2022 को। और कार्यकाल इनका 5 वर्ष होगा। इससे पूर्व थे पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। और शपथ जो दिलाई है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया है दोस्तों। उसमें जो कथन सेकंड में दिया था कि NV रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई, ये गलत था ऑप्शन। ठीक है, NV रमन्ना ने शपथ नहीं दिलाई, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। और इससे पहले जो इस पद पर थे वो M वेंकैया नायडू थे। M वेंकैया नायडू थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सही होता है आपका और इसमें ऑप्शन ए सही हुआ था। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की। तो देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रजत प्रत्याशी में जो जगदीप धनखड़ में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, और विपक्ष की साझा प्रत्याशी में मार्गरेट अल्वा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जगदीश धनखड़ के बारे में। ये जगदीश धनखड़ जो है इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को और ये 1993 में अजमेर जिले के किशनगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए थे। जन्म स्थान इनका जो है वो है ग्राम किठान, जिला झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। और वर्ष 1900 झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और 1990 में संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। बात करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है? पहला ऑप्शन है आपका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, दूसरा है टेसी थॉमस, तीसरा है दिव्या सिंह और चौथा है T अन्ना सेल्वी। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ सभी लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो इसमें आंसर सही होगा वो सही होगा नल्ला थम्पी क्लाई सेल्वी, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पद प्राप्त किया है। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं और ये कौन है, ये नल्ला क्लाई सेल्वी है। आपको एक चित्र के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि यही है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी, ठीक है। इससे पूर्व थी कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान की निदेशक भी रह चुकी हैं। इससे पूर्व इस पद पर उन्होंने काम किया है और ये पद उन्होंने 6 अगस्त 2022 को प्राप्त किया है, कुल 2 वर्ष कार्यकाल के लिए। अब बात करेंगे हम लोग CSIR के बारे में। देखो CSIR क्या है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में आपको बताएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसके जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक समसामयिकी अनुसंधान एवं विकास यह संगठन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के नए प्रबंधक MD नियुक्त हुए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है आपके पास राज किरण राय जी, दूसरा है राहुल भटनागर जी, तीसरा है राजीव राय जी और चौथा है दीपक गुप्ता जी। 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ जल्दी से। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कि जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, राज किरण राय जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय और सूचना वित्त पोषण और विकास बैंक की NABFID के नए प्रबंधन निदेशक MD नियुक्त किया गया है। चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक के नए MD जो वो बने हैं, वो कब बने, वो अगस्त 2022 में। कौन है ये, राज किरण राय जी हैं, ये इनकी तस्वीर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद कार्यकाल 18 मई 2027 तक इनका रहेगा। अब बात करेंगे NABFID के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय और सूचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 1900 के द्वारा स्थापित, इसका गठन एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में किया गया है, ठीक है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, वर्तमान अध्यक्ष KV कामत हैं इसके। अब बात करें कार्य की और अवसंरचना परियोजनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देने और एडवांस देने के लिए ये संस्था है और मौजूद ऋण लोन अधिग्रहण कर उसका फिर से वित्त पोषण करना आदि, ये सारी जो कार्य हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इसमें कि अगस्त 2022 को किसने JDU नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है दोस्तों। तो पहले ऑप्शन है ला गणेशन, दूसरा ऑप्शन है फगू चौहान, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर गणेशी लाल और चौथा ऑप्शन है सत्यपाल मलिक। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन आपका फगू चौहान, B नंबर। फगू चौहान जो है बिहार के मुख्यमंत्री को जो है अभी JDU नेता के रूप में शपथ दिलाई है और इनका नाम है फगू चौहान, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे दोस्तों। यहाँ से इस बार क्वेश्चन जो है बिहार के आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बात करें इस नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार अब 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं दोस्तों, 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, ठीक है। और ये हैं हमारे नीतीश कुमार जिन्होंने JDU के साथ अपना हाथ मिला लिया है, ठीक है। इसके बाद ये पद 10 अगस्त 2022 को प्राप्त किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता शपथ दिलाई है, राज्यपाल है जो वहाँ के जो शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को, वो राज्यपाल दिलाता है, वो है फगू चौहान।
ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, ये है तेजस्वी यादव जो हमारे क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है, और इन्होंने नीतीश कुमार 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है बिहार से। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को भी शपथ दिलाई गई। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 5वां क्वेश्चन आज का कह रहा है कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है कि 10 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, दूसरा कथन है वो सीधे बार काउंसिल से देश के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये कथन आपके पास 2 कथन है, इस दोनों कथन से आपको ऑप्शन सही करना है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सभी लोग अपने कथन को बताइए कि इसमें आपका कौन सा कथन सही जाएगा। दोस्तों सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में जो सही होगा ऑप्शन वो सही होगा सी नंबर। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही होगा। 10 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, और दूसरा जो कथन है वो सीधे बार काउंसिल से देश के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलेंगे आगे। सबसे पहले आप बात करिए इनके प्रमुख जो तथ्य हैं, जैसे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो जो है इनके बारे में हमें सब पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो है 10 अगस्त 2022 को नियुक्त किए गए हैं, और यही है हमारे जो है कौन है ये उदय उमेश ललित, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। आपसे पद का क्रमांक पूछ सकता है, आपसे वर्तमान में राष्ट्रपति पूछ सकता है, आपसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो बना सकता है, शपथ किसने दिलाई, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। उसी तरीके से हमको सेट करना है क्वेश्चनों को। बात करते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित है, भारत के क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, वो 124 है। देखो इससे पहले जो इस पद पर थे वो थे न्यायमूर्ति NV रमन्ना, और इनको जो है किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और ये कौन बने, तो ये न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने पद प्राप्त किया 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और पद ग्रहण करेंगे वो 27 अगस्त 2022 को। सीधे बार काउंसिल से देश के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश ऐसे स्टेट में जरूर बनेंगे आने वाले हमारे सिविल सर्विस एग्जामों में। बात करें कि पहले थे देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S सीकरी। ठीक है, ऐसे पद पर प्राप्त होने वाले देश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे आपके SM सीकरी, और ये दूसरे सीधे बार काउंसिल से देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के रूप में मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन आज का कह रहा है कि दोस्तों हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। तो पहला ऑप्शन है आपके पास जगदीप भटनागर, दूसरा है सत्येंद्र प्रकाश, तीसरा है राहुल भटनागर, और चौथा है ऋतुराज अवस्थी। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो बी नंबर जाएगा। सत्येंद्र प्रकाश को जो है पत्र सूचना कार्यालय प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, देखते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। तो PIB के नए प्रधान महानिदेशक हैं ये, और इनको पद 1 अगस्त 2022 को मिला है के रूप में पदभार ग्रहण किया है सत्येंद्र प्रकाश ने, और ये 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पूर्व वो केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक भी थे। ठीक है, और यही हैं ये व्यक्ति सत्येंद्र प्रकाश।
चलते हैं आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका दिया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दूसरा है कि इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी दूसरी महिला है, मतलब पहली आदिवासी महिला है और इस पद को प्राप्त करने वाली देश की दूसरी महिला है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कथन है कि वो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार ऑप्शन में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है बी, ठीक है, कह रहा है बी। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि केवल सेकंड और थर्ड, और चौथा ऑप्शन है पूरा मिला करके, ठीक है। इसमें केवल क्या कहते हैं कि बी नंबर में है आपका जो है ऑप्शन क्या है, देखो इसमें केवल जो फर्स्ट में है वो केवल फर्स्ट और सेकंड है, बी में केवल सेकंड और थर्ड है, और जो सी में है वो फर्स्ट और थर्ड है, और इस प्रकार डी में उपयुक्त सभी है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सभी दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें डी नंबर उपयुक्त सभी, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन्ना ने उनको शपथ और गोपनीयता की दिलाई है, और इस पद पर पहुंचने वाले पहली महिला आदिवासी और दूसरी महिला हैं। ये तो आपको पता है, इस पद पर पहली आदिवासी महिला है और दूसरी ये जो है इस पद को प्राप्त करने वाली महिला हैं, और वो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो दिलाई, वो सबसे पहले देख लो। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के पद में चेंजमेंट हुआ है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, बिल्कुल ज़रूरी है कि आएगा तो आएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को जो शपथ दिलाई है NV रमन्ना ने दिलाई है, और किसने शपथ ग्रहण की है वो मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, जो इलेक्टेड हुई है इंडिया के 5th प्रेसिडेंट के रूप में। आप बात करेंगे सबसे पहले स्थान किसका लिया है, तो इससे पहले इस पद पर जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में थे वो रामनाथ कोविंद थे, और भारत के द्वितीय दलित वर्ग के रूप में इनका नाम स्थान दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। अब देखो ये वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी, वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वो 2015-2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। जन्म उनका हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरगढ़पुर में। इसके बाद वो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। इसके बाद बात करेंगे इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला होंगी, ठीक है। और इससे पहली जो महिला थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, अब ये दूसरी महिला होंगी इस पद पर द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद इनको प्राप्त हुआ है। बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, तो राष्ट्रपति जो चुनाव 2022 का हुआ वो मतदान तिथि 28 जुलाई 2022 तय की गई थी। प्रथम निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना 15 जून 2022 को कर दी गई थी। मतगणना तिथि 21 जुलाई 2022 को हुई, और इसके बाद जो है उम्मीदवार एक तरफ जो है द्रौपदी मुर्मू थी और एक पे यशवंत सिन्हा थे। इन्हीं के बीच में इस राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के हुआ था, ठीक है। बात करेंगे अब आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में कौन वोडाफोन आइडिया के नए CEO बने हैं। वोडाफोन आइडिया के नए CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है रविंदर टक्कर, दूसरा ऑप्शन है अक्षय मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है राहुल भटनागर, और चौथा ऑप्शन है आशीष मुद्रा, ठीक है। एक आशीष मुद्रा है, एक अक्षय मुद्रा है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो अक्षय मुद्रा है। वोडाफोन आइडिया के नए CEO के पद पर इनको चयनित किया गया है। बात करते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे, और यही व्यक्ति हैं जिनका नाम अभी हमने बताया आपको, अक्षय मुद्रा, और इन्होंने स्थान लेंगे, ये रविंदर टक्कर का स्थान लेंगे, और वर्तमान में अक्षय मुद्रा हैं। वोडाफोन आइडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी SCO के रूप में नियुक्त हुए हैं,
ठीक है। और ये कब, जुलाई 2022 में नियुक्त प्रभावी होंगे। ये 19 अगस्त 2022 से अपने पद को प्राप्त कर लेंगे। बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है कौशिक बसु, दूसरा ऑप्शन है रुचिरा कंबोज, तीसरा ऑप्शन है इंदरमित गिल और चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। 4 ऑप्शनों में जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को जो है विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अब इसके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे दोस्तों। इसके प्रमुख तत्वों में जैसे बात करें, जो इंदरमित गिल हैं इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं दोस्तों। इससे पूर्व जो इस पद पर थे तो वो पहले थे कौशिक बसु, और अब जो होंगे भारतीय के रूप में वो इंदरमित गिल होंगे। 2012-16 तक इस पर उन्होंने, कौशिक बसु ने काम किया। अब बात करते हैं इस समय विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डेविड मलपास हैं। डेविड मलपास है, और ये पद को कब प्राप्ति, 21 जुलाई 2022 को, और नियुक्त प्रभावी कब होंगे, ये 1 सितंबर 2022 से। इसके बाद ये विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अधिकारी नियुक्त हुए, ठीक है, इंदरमित गिल, ठीक है, प्रथम नागरिक इंदरमित गिल वर्तमान में समान विकास व वित्त संस्थानों के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कार्मेन रेनहर्ड का स्थान लिया है हाल ही में, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो पहला ऑप्शन है आलोक गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा है रत्नाकर सिंह और चौथा है राजश्री गुप्ता। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी नंबर, राजश्री गुप्ता होंगे। राजश्री गुप्ता इस पद पर चयनित हुए हैं, अभी पद ग्रहण किया है दोस्तों। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। देखिए सबसे पहले जो पद ग्रहण किया है वो राजश्री गुप्ता हैं। ये हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है, यही है राजश्री गुप्ता जो इस पद को प्राप्त किया है। इसके बाद ये कब, 19 जुलाई 2022 को ONGC विदेश लिमिटेड OVL के नए प्रबंधक MD बने हैं। इससे पहले ये ONGC के कार्यकारी निदेशक, कारपोरेट रणनीति एवं नियोजक प्रमुख के तौर पर कार्यरत थे। स्थान जो लिया है वो आलोक गुप्ता का लिया है। ये दोनों गुप्ता ही हैं, ठीक है, टक्कर हो गई इनके बीच में। राजश्री गुप्ता अब इस पद पर आ गए हैं आलोक गुप्ता को छोड़ते हुए, ठीक है। आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 में कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंधक निर्देशक एवं CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास विक्रम लिमिये, और दूसरा है आशीष कुमार चौहान, और तीसरा ऑप्शन है चित्रा रामकृष्ण, और चौथा ऑप्शन है C नटराजन। 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर होगा, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंधक निर्देशक CEO के रूप में इनको चयनित किया गया है। बात करेंगे हम इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। यही है वो व्यक्ति जिनका नाम हम ले रहे थे, ऐसे आशीष कुमार चौहान, और उनको जुलाई 2022 में ये पद मिला। कौन बने, आशीष कुमार चौहान। वर्तमान में BSE के MD और CEO भी हैं ये। कार्यकाल इनका जो होगा वो सिर्फ 5 वर्ष का होगा। नियुक्त को मंजूरी दी गई भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा इसको इस नियुक्ति के लिए दिया गया। स्थान उन्होंने जो लिया है वो विक्रम लिमिये का लिए है। इससे पहले इस पद पर विक्रम लिमिये थे, ठीक है। अब बात करेंगे NSE के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी और स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जुलाई 2022 में कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश चंद्र कांडपाल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रेम प्रकाश अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है पारितोष त्रिपाठी और चौथा है राहुल सचान। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो परितोष त्रिपाठी सही होगा। परितोष त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। तो देखो सबसे पहले यही व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम ले रहा था अभी। ठीक है, किनका नाम ले रहा था? परितोष त्रिपाठी का। ये हैं परितोष त्रिपाठी दोस्तों, और कब? जुलाई 2022 में। ठीक है, और ये एमडी सीईओ बने और किसका स्थान लिया? चंद्र फंडपाल का स्थान लिया। इससे पूर्व परितोष त्रिपाठी एसबीआई के थे। ठीक है, तो अब हम लोग एसबीआई इंश्योरेंस के बारे में, इसका मूल संगठन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना इसकी जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 7 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भैया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है आगामी परीक्षाओं में, किसी न किसी एक क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें अरविंद पनगड़िया, दूसरा है शशिकांत दास, तीसरा है डॉक्टर केवी कामत और चौथा ऑप्शन है अमिताभ कांत। इन चार ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो दिसंबर 2022 में G20 होना है वो वहाँ के जो शेरपा नियुक्त किए गए इस बार के वो कौन है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है। अमिताभ कांत को 2022 में G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया। दोस्तों याद कर लीजिए। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। शेरपा किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में, एक विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में किसी देश या सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। G20 में भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत होंगे, जो अभी तक हमारे नीति आयोग के सीईओ रहे। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ के पद के रूप में उन्होंने काम किया है। यही व्यक्ति हैं जिनको हम बता रहे हैं आपको शेरपा अमिताभ कांत के बारे में। आगे बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जून 2022 को किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो पहला ऑप्शन है आपके पास न्यायमूर्ति विपिन ने, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल ने और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति DN पटेल ने। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, ये बी नंबर ऑप्शन इसमें सही जाएगा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को इस पद के लिए चुना गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद प्राप्त हुआ है। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। तो देखो इनको जो पद प्राप्त हुआ है वो 28 जून 2022 को पद प्राप्त हुआ है। कौन बने? इनका नाम है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, और इन्होंने स्थान जो लिया है वो न्यायमूर्ति विपिन सांघी का लिया है। और इससे पूर्व थे ये किस पद पर? तेलंगाना के उच्च न्यायालय के रूप में पद पर चयनित थे। चलो आगे बात करेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2022 को किसे भारतीय प्रेस परिषद PCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उस PCI के अध्यक्ष में पहला पद न्यायमूर्ति अशोक भूषण है, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई है, तीसरा है न्यायमूर्ति के गांगुली हैं और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। तो जल्दी से बताइए सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद PCI का नया अध्यक्ष जून 2022 में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। 14 जून 2022 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीसीआई के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में वो भारतीय परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, चलते हैं आगे। यही हैं क्या कहते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था भाई। ठीक है, यही इनका आप फोटो देखो, यही हैं आपके जो है इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। इस रूप से भी आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, मतलब इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला भी हैं। और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया इससे, इस पद पर चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे। न्यायमूर्ति JR मुधोलकर भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष यही थे, मुधोलकर, जो भारतीय प्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यही है वो महिला जिनकी मैं बात कर रहा था, इनकी ये फोटो है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 को किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या ATF के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो पहला ऑप्शन है R रवि कुमार, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मार्कस पिलियर, तीसरा ऑप्शन है T राजा कुमार और चौथा ऑप्शन है इंडिया जाली। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें C नंबर ऑप्शन सही होगा, T राजा कुमार। T राजा कुमार को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए नए अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है, T राजा कुमार। अब इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे, वही यही व्यक्ति हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इनका क्या नाम आपने अभी बताया है? ठीक है, T राजा कुमार, यही व्यक्ति हैं T राजा कुमार, जो इस पद के लिए चयनित किया गया है। सिंगापुर के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। कार्यकाल इनका सिर्फ 2 वर्ष का होगा और FATF के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1989 में G7 द्वारा स्थापित किया गया FATF, और ये स्थान लिया है जो है जर्मनी के डॉक्टर मार्कस पिलियर का, और मुख्यालय जो इसका है वो पेरिस और फ्रांस में है। बात करेंगे FATF के बारे में। देखिए जो FATF है ये एक अंतर सरकारी निकाय है और कुल सदस्य इसमें 39 हैं, और ये काम जो करती है संस्था एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रस्टिंग फाइनेंसिंग वॉचडॉग एजेंसी के रूप में काम करती है। चलते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो, 16 नंबर क्वेश्चन 2 हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। बात करेंगे इस 16 नंबर क्वेश्चन में कि जो है जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देखो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में ये पद को प्राप्त किया है। देवेंद्र फडणवीस, दूसरा है एकनाथ शिंदे, तीसरा है उद्धव ठाकरे और चौथा है सुभाष देसाई। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो B नंबर ऑप्शन सही होगा, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है 20वें मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, अब इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। वही व्यक्ति हैं एकनाथ शिंदे जिनकी मैं बात करता हूँ। ये शिवसेना नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में पद को प्राप्त किया है, ये बने हैं। और ये इनका चित्र है, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ इनको दिलाई है। और इन्होंने जो स्थान लिया वो उद्धव ठाकरे का लिया है। इससे पूर्व नगर विकास लोक निर्माण के मंत्री भी रह चुके हैं ये, और राज्य के थाने जिला के कोपड़ी पचपखड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। और ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पर शपथ ग्रहण की। मतलब कह रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो आपसे उप मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है महाराष्ट्र राज्य के लिए, तो देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है,
चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, बी नंबर ऑप्शन में सुमन बेरी, सी में है उर्जित पटेल और डी में है राजीव कुमार। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ सभी लोग कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो है परमेश्वरन अय्यर, जो अभी नए हाल जून 2022 में केंद्र सरकार ने घोषणा करके ये बताया है कि नीति आयोग का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो परमेश्वरन अय्यर होंगे। ठीक है, अब इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे दोस्तों। 24 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जिसका पद प्राप्त किया है वो अमिताभ कांत इससे पहले थे, उन्होंने उनका स्थान लिया है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के, वो हैं सुमन बेरी। ठीक है, और यही व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं आपसे ले रहा था परमेश्वरन अय्यर, यही व्यक्ति हैं जो इस पद को प्राप्त किया है। नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में CO के रूप में इन्होंने पद प्राप्त किया है। इससे पहले जो CO थे वो अमिताभ कांत थे। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपने आंसर को बताएं कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो पहला है रुचिरा कंबोज, दूसरा है TS त्रिमूर्ति और तीसरा विकास स्वरूप और चौथा है नवीन श्रीवास्तव। 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पर 67 का जो BPSC जो लीक हो गया था पेपर, यहाँ पर वहाँ क्वेश्चन ये आया था 8 मई 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते रहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अब तो चेंजमेंट हो गया है, पहले तो जो थे वो कौन थे सभी को पता ही होगा। तो 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय में कौन है, तो वो हैं रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं वर्तमान समय में। ये नंबर ऑप्शन सही है। बात करेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। इसके प्रमुख तत्व 21 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा को वरिष्ठ अधिकारी रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। वर्तमान में वो भूटान में भारत की राजदूत के रूप में भी कार्यरत हैं। 1987 बैच की IFS अधिकारी भी हैं और इस पद पर उन्होंने जिसका स्थान लिया है वो TS त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। यही हैं व्यक्ति जिनका मैं नाम ले रहा था, यही व्यक्ति हैं रुचिरा कंबोज, जो भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जून 2022 में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 74वां ग्रांड मास्टर बन गया है। पहला ऑप्शन है भारत सुब्रह्मण्यम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास राहुल श्रीवास्तव पेड्डी और तीसरा ऑप्शन है अर्जुन कल्याण और चौथा ऑप्शन है श्याम निखिल। 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें जाएगा बी नंबर ऑप्शन राहुल श्रीवास्तव पेड्डी। राहुल श्रीवास्तव पेड्डी जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज खिलाड़ी के। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव पेड्डी हैं, याद कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, बात करेंगे इनके प्रमुख तथ्यों पर नज़र डालेंगे दोस्तों। यही व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम ले रहा है, ये तेलंगाना से हैं राहुल श्रीवास्तव पेड्डी। इनका एक चित्र मैंने दिखाया आपको, यही हैं व्यक्ति जो 74वें ग्रैंड मास्टर बने शतरंज खेल के। और जनवरी 73वें के रूप में भारत सुब्रह्मण्यम जो देश के 73 ग्रैंड मास्टर बने थे जनवरी में, और जून में बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव पेड्डी। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन है वो अपडेट जरूर रखो कि जनवरी में क्या हुआ। जनवरी का मामला आपका पेपर में यदि आप जून का में हो चुका है 74वां फिर नहीं आप देख पा रहे हैं तो गलत हो सकता है आपसे। ठीक है, तो ये जरूर करते रहो। और 1988 में जो इस
खेल को प्रतियोगिता को जीता था वो थे विश्वनाथन आनंद, जो है वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज खिलाड़ी के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखें 1988 में। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 को कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कह रहा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है राजन सल्वी, दूसरा है राहुल नार्वेकर, तीसरा है राम राजे नाइक, चौथा है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल। 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि जल्दी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, राहुल नार्वेकर हैं जो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के पद में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। देखो, इनके प्रमुख तत्वों पर बात करेंगे। इस समय कौन है, ये भाजपा के राहुल नार्वेकर हैं जो विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हुए हैं महाराष्ट्र में, और ये कब करेंगे, 3 जुलाई 2022 को। देश में अब तक के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है कि देश में अब तक यदि सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष है तो वो हैं आपके राहुल नार्वेकर हैं, और इन्हें कुल 164 मत मिले हैं। ठीक है, और इन्होंने उद्धव ठाकरे शिवसेना उम्मीदवार राजन सिल्वी को हराया है। ठीक है, चलते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बनाया है। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नया जो निजी सचिव है वो किसे अपॉइंटमेंट किया है। तो पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है विवेक कुमार, तीसरा ऑप्शन है संजीव कुमार सिंगला, और चौथा ऑप्शन है अमितेश शाह। तो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विवेक कुमार। विवेक कुमार को नरेंद्र मोदी का नया सचिव नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। अब बात करेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर। तो देखो 21 मई 2022 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IFS अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव नियुक्त किया है। 2004 बैच के IFS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वो PMO के डायरेक्टर रहे और इस पद पर उन्होंने संजीव कुमार सिंगला का स्थान लिया है। इससे पहले इस पद पर संजीव कुमार सिंगला थे। ठीक है, आप बात करेंगे अब आगे। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया महाधिवक्ता, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है अपने राज्य का, वो कौन है। तो ये इनकी अगर तस्वीर आप लोग जानते होंगे तो आंसर देने में आपकी कठिनाई नहीं होगी। नहीं जानते तो आप आंसर सुन लीजिए। पहले 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तस्वीरों से नहीं नाम से जानते हैं। हम भी ऐसा कभी होता है कि हम इतना गौर नहीं करते तस्वीरों पर, तो तस्वीर भी देखना जरूरी है कि कौन वास्तव में महाधिवक्ता अपने राज्य का है उत्तर प्रदेश का। तो ए नंबर में है राघवेंद्र सिंह, बी नंबर में अजय कुमार मिश्र, और तीसरे नंबर में है विनय चंद्र मिश्र, और चौथे में अभिषेक कुमार सिंह। तो सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अजय कुमार मिश्र। अजय कुमार मिश्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त हुआ है। ये सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट याद कर लें कि राज्य का राज्यपाल ही महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है और वो उसी के पश्चात पर्यंत धारण करता है। ऐसा व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग रखता हो। राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, परंतु मतदान किसी प्रकार का करने का अधिकार नहीं दिया गया। बात करेंगे और आगे 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को राज्य का जो है नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस पद पर राघवेंद्र, इससे पहले थे राघवेंद्र सिंह का स्थान लिया है और ये जो पद है वो 100 अनुच्छेद 165 में स्थित है। राज्य के लिए यदि महाधिवक्ता की बात करें तो आप आर्टिकल 165 लगाएंगे। यदि केंद्र के लिए बात करता है तो केंद्र के लिए एक पद होता है, महान्यायवादी का पद होता है जो आर्टिकल 76 में है, और प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता अपना अलग अलग होता है।
तो जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी होता है उसी तरह राज्य स्तर पर जो है वो महाधिवक्ता होता है, और केंद्र पर उसे प्रथम विधि अधिकारी भी बोलते हैं और राज्य में भी उसे प्रथम विधि अधिकारी का दर्जा देते हैं। बात करेंगे आगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 को टाटा समूह ने किसे एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक एवं निर्देशक नियुक्त किया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपके पास राजेश लोहानी है, दूसरा ऑप्शन है इल्का राइसी है, तीसरा है विनोद जोशी है और चौथा है टीवी नरेंद्रन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। इसमें बी इल्का आईसी ही टाटा समूह ने एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। यही व्यक्ति है, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है इन्हीं का नाम है इल्का आईसी। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। 14 फरवरी 2022 को टाटा समूह ने इल्का राइसी को एयर इंडिया समूह का एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है, और इल्का राइसी तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब बात करेंगे एयर इंडिया का रणनीतिक जो विनिवेश है वो 27 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। 27 जनवरी 2022 को पूरा हुआ है। बात करेंगे आपको 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया है या नियुक्त कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है अनिल बैजल, दूसरा ऑप्शन है आर.के. माथुर, तीसरा ऑप्शन है ले जनरल गुरमीत सिंह, चौथा ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना। 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा आपका जो है विनय कुमार सक्सेना, जो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का एक नया उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है, वो है विनय कुमार सक्सेना। इनकी एक पिक दिख रही है आपको, यही हैं आपके विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के हाल ही में जो है उपराज्यपाल बनाए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट किए गए। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं। और 23 मई का दिन था 2022 को, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उस समय। विनय कुमार सक्सेना को आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने जो है किस व्यक्ति ने इनकी नियुक्ति की है, तो आप बता सकते हैं उस समय रामनाथ कोविंद हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नया उपराज्यपाल नियुक्त किया था। वर्तमान में ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और इससे पहले जो इस पद पर थे वो अनिल बैजल का उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 12 मई 2022 को कौन 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन है संजीव बजाज, दूसरा है पवन मुंजाल, तीसरा है देकाटक और चौथा है टीवी नरेंद्र। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें ऑप्शन ए सही जाएगा, संजीव बजाज को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे दोस्तों। प्रमुख तत्वों में 12 मई 2022 को बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधन निर्देशक संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड सीईओ एमडी टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया। किसका लिया है? टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया है। अब बात करेंगे CIEI के बारे में, ठीक है। ये भारत की एक गैर सरकारी एवं लाभकारी उद्योग नेतृत्व व उद्योग प्रबंधन संगठन है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। बात करेंगे अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने किसे आयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष बना दिया है। आयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष व प्रबंधक नियुक्त कर दिया है। तो उसमें पहला ऑप्शन है सुशील चंद्र मिश्र, दूसरा है रजीत रथ और तीसरा है राजीव अग्रवाल और चौथा है संजय श्रीवास्तव।
4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, राजीत रथ हैं इस पद पर, राजीत रथ को नियुक्त किया गया है। वही है, ये फोटो जिनकी लगी है राजीत रथ हैं, जो आयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे दोस्तों। इनके प्रमुख तत्व कौन कौन से? मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने रंजीत रथ को आयल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्र का स्थान लेंगे। बात करेंगे आयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। और 1981 में यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यान बन गया था और मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो त्रिपुरा के हाल ही में नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर मानिक साहा, दूसरा है विप्लव कुमार देव और तीसरा है अजय जायसवाल और चौथा है भूपेंद्र यादव। 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शनों में जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। डॉक्टर मानिक साहा को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ है वो मई 2022 को ली थी। वही व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर मानिक साहा। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। 15 मई 2022 भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे और मानिक साहा ने त्रिपुरा के एक नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और इनका जो क्रमांक है वो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में है। जो शपथ दिलाई वहाँ के जो राज्यपाल वर्तमान समय में है सत्यदेव नारायण आर्य ने उनको शपथ दिलाई और इस पद पर उन्होंने विप्लव कुमार, देखो चेंजमेंट होते रहते हैं, ज़रूर अपने आप को अपडेट रखो, बताओ। बहुत सारे बच्चों को आज भी पता होगा कि विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है मनोज आहूजा को, दूसरा ऑप्शन है विनीत जोशी को, तीसरा है निधि छिप्पर को और चौथा है नेहा दुग्गल को। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें C नंबर ऑप्शन सही जाएगा, निधि छिप्पर को CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया हाल ही में। ये वही पर्सन है जिनका नाम है निधि छिप्पर, फोटो के रूप में आप लोग समझ सकते हैं। चलते इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिप्पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त है और छत्तीसगढ़ कैडर कोर्स से 1994 बैच की IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं। वो भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद में भी काम किया है और इससे पहले जो इस पद थे वो विनीत जोशी का उन्होंने स्थान लिया है, विनीत जोशी का स्थान लिया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करेंगे दोस्तों। आप प्रश्न नंबर 29, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और कमलेश नीलखंड व्यास का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष बढ़ा दिया अभी हाल ही में। तो बात करेंगे, पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। कुल मिला के 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष इनको और बढ़ाया कार्यकाल, इनका जो है टेन्योर किया है। तो आपको बता दें कि कार्यकाल टेन्योर हुआ है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और इस पद पर वर्तमान में यही हैं कमलेश नीलखंड व्यास, ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC एटॉमिक कमलेश नीलखंड व्यास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया दोस्तों। इनका दूसरा कार्यक्रम 3 मई 2022 से प्रभावी हो जाएगा और पहली बार सितंबर 2018 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। अब बात करेंगे ACE, ठीक है, ACE परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है।
देखो, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है आपका, जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग एक अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। स्थापना 1958 में हुई थी और प्रधानमंत्री के पास इसका प्रभाव होता है। मुख्यालय मुंबई में है और होमी जागीर भाभा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का हो तो ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का 25वां मुख्य निर्वाचन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया है। ठीक है, चेयरमैन नियुक्त किया, सॉरी। तो वो कौन है? तो 25वें नंबर के हैं अनूप चंद पांडे, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा है अशोक लवासा और चौथा ऑप्शन है सुशील चंद्रा। 4 ऑप्शन है, बताइए कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है मई 2022 को और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो राजीव कुमार सही होगा। राजीव कुमार को ही 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं। प्रमुख तत्वों में 12 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देश का 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया है और 15 मई 2022 से इस पद को ग्रहण करेंगे। इस पद पर सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे और चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति होगी, जो सितंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें प्रमुख और भी तथ्य हैं जो हमारे जीएस से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 324 के 2 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में शक्ति है राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ही नियुक्त कर सकता है। टेन्योर की बात करें तो सिर्फ 6 वर्ष का होता है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रह सकते हैं। और चुनाव आयुक्त मतलब वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो भांति इन पर महाभियोग की प्रक्रिया से ही इनको पद से हटाया जाता है। और भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई। तो ये याद रखना आपको, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 का 2023 का शेरपा, 22 की बात मैं कर चुका हूँ, 2023 की जो शेरपा हैं वो कौन होंगे? तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है राजीव कुमार और चौथा है जयशंकर प्रसाद। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि 2023 के शेरपा G20 के कौन होंगे। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों में जो ऑप्शन सही होगा वो हो गए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम लोग इनके प्रमुख तत्वों में। G20 सम्मेलन 2023 की जो शेरपा है वो पीयूष गोयल होंगे और ये भारत में होने वाला हाल ही के वर्षों में बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा, जिनमें 5 देश शामिल होंगे, अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है आतिश चंद, दूसरा है ज्ञानेश कुमार, तीसरा है तरुण कुमार और चौथा है हरि रंजन राव। 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा इसमें वो सही होगा तरुण कपूर। तरुण कपूर जो है नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। ये पिक जो दिख रही है यही है तरुण कपूर। चलते हैं प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं। प्रमुख तत्वों में 2 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पूर्व वरिष्ठ कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर अधिकारी हैं और इस पद पर वो 2 वर्ष के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको नया सलाहकार पता होगा, एडवाइजर कौन है इस समय, तो वो हैं आपके वरिष्ठ कपूर। ठीक है, आगे बात करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राजू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर के रामलिंगम, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर दीपक भारद्वाज और चौथा ऑप्शन है आपका आर एस खरगल। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए जीएसआई के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं हाल ही में। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डॉक्टर एस राजू हैं, ठीक है, वो इसी पद पर आए हैं और यही है डॉक्टर एस राजू जो इस पद के लिए जो है चयनित हुए हैं। वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। अप्रैल 2022 से डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने जिसका स्थान लिया है वो आर एस खरगल थे, जिनका स्थान उन्होंने लिया है। जीएसआई, ठीक है, की स्थापना रेलवे के लिए कोयला जमा करने हेतु मुख्य रूप से 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को किसने देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पद ग्रहण किया है। देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पद ग्रहण किया है तो वो वाइस एडमिरल संजय महंतू हैं, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह है, तीसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल दिव्य प्रकाश हैं और चौथा ऑप्शन है वाइस एडमिरल एस राजू हैं। 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा आपका वाइस एडमिरल संजय महंतू जो है इस पद के लिए चयनित हुए हैं और यही है वो व्यक्ति जिनकी फोटो लगी हुई है। चलते हैं आगे। 31 मार्च 2022 को वाइस एडमिरल संजय महंतू ने देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये सबमरीन और नेविगेशन विशेषज्ञ हैं और इस पद पर उन्होंने रवनीत सिंह का स्थान लिया है। इससे पहले इस पद पर कौन थे तो वो थे रवनीत सिंह, ठीक है। आगे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। 5/2022 ऋतु खंडरी भूषण किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है ऋतु खंडूरी। किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गोवा की है, दूसरा पंजाब की है, तीसरा उत्तराखंड की है, चौथा मणिपुर की। तो जल्दी से सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस राज्य के लिए ये पहली महिला विधानसभा के रूप में पद प्राप्त किया है। तो मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की ये जो है पहली महिला जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पदभार ये हैं। ये जो इनकी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं यही है हमारी जो है ऋतु खंडूरी, ठीक है। और ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं। 26 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी विधायक ऋतु खंडूरी भूषण, इनका नाम है पूरा ऋतु खंडूरी भूषण, जो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं और वो राज्य के कोटद्वार विधानसभा से क्षेत्र में निर्वाचित हुई थी। वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी होंगे। बंशीधर भगत भी जो है प्रोटेम स्पीकर होंगे। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदी पटेल ने किसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है सूर्य प्रताप शाही को, दूसरा ऑप्शन है रामापति शास्त्री का, तीसरा है हृदय नारायण दीक्षित का और चौथा है प्रतिभा शुक्ला का। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सभी का सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी नंबर रामापति शास्त्री। रामापति जो है शास्त्री जो है क्या कहते हैं राज्यपाल आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। यही है वो जो है, ठीक है, रामापति शास्त्री, ठीक है, इनकी तस्वीर लगाई गई है। अब इस पर हम प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। प्रमुख तत्वों में 23 मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामापति शास्त्री को उत्तर प्रदेश का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है और वो गोंडा जिले के मनकापुर से विधायक हैं, ठीक है, गोंडा जिले के मनकापुर से विधायक हैं। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड के तहत उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया है।
प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा की अध्यक्षता करता है। जब तक कभी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं उस पद पर चयनित हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करता है और इसकी जो शपथ दिलाता है वो है राज्यपाल। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश महाना 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतीश महाना कानपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा सीट से 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस पद पर उन्होंने हृदय नारायण दीक्षित का स्थान लिया है। तीसरा है, नफीसुल हसन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ये 3 कथन दिए गए हैं जिनसे आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे जिससे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यही है हमारे जो व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ महाराजपुर से, और ये कौन है, उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थी इस फोटो को देख करके जरूर पहचान गए होंगे। ठीक है, 8वीं बार विधायक रह चुके हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा सभी लोग ने। 37 नंबर क्वेश्चन है तो 37 नंबर में ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर, केवल 1 और सेकेंड। क्योंकि इससे पहले जो राजीव टंडन विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं दोस्तों। 29 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी विधायक सतीश महाना निर्विरोध चुने गए 8वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए और ये प्रोटेम स्पीकर सभा रामापति शास्त्री ने उनको निर्वाचन की घोषणा की। वो कानपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा सीट से 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं और वो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी थे। कुछ और प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। उन प्रमुख तत्वों में इसके अलावा वो बसपा भाजपा गठबंधन की मायावती के नेतृत्व वाली सरकार में भी नगर विकास मंत्री कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह के नेतृत्व की सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। इस पद पर उन्होंने हृदय नारायण दीक्षित का स्थान लिया है। अब वो विधानसभा में प्राक्कलन समिति, नियम समिति, प्रश्न और संदर्भ समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट है। और भी इनके प्रमुख तथ्य हैं, जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं हुई है। 8वीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 47 महिला सदस्य हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, जो भी मैंने आपको बताया, ये पहले हमारे विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और जिनकी बात कथन में दी थी नफीसुल हसन, ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहे। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्च 2022 को डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास जो है वो दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। दूसरा कथन है राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई ने उन्हें शपथ दिलाया। तीसरा है हाल ही में चुनाव में भाजपा को 40 सदस्यीय विधानसभा में सर्वाधिक 20 सीटें प्राप्त हुई। तो ये 3 कथन हैं। 3 कथनों के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों इसमें सब सही होंगे ऑप्शन, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। कैसे, देखो वो दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली डॉक्टर प्रमोद सावंत। राज्यपाल PS धरनाई पिल्लाई ने उन्हें शपथ भी दिलाया। हाल ही में चुनाव में भाजपा को 40 सदस्यीय विधानसभा में सर्वाधिक 20 सीटें प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, ये तीनों आपके कथन सही होंगे। वही व्यक्ति हैं जिनकी मैं बारे में बता रहा था, प्रमोद सावंत, ये यही हैं जो गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यकाल के लिए चुने गए। अब इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। 28 मार्च 2022 को डॉक्टर प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, दूसरी बार। ठीक है, एक तो ये याद रखना है।
राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो राज्यपाल जरूर याद रखो कि किसने शपथ दिलाई है। 8 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी उन्हें शपथ उनके साथ में ली है। ठीक है। शपथ समारोह में राज्य के तालेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। आपसे कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेडियम उनको शपथ दिलाई गई। तो राज्य के तालेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, और वो उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक भी हैं। वर्ष 2017 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। वो मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले हमारे मनोहर पर्रिकर थे जो रक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके थे और वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाल ही में संपन्न राज्य के चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 20 सीटों पर जीत हासिल की है, जो 40 सदस्यीय सदन में बहुमत से कम है। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सिर्फ केवल 11 सीटें और आम आदमी पार्टी को केवल 2 सीटें ही प्राप्त हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2022 को किसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का नया CEO प्रबंधक नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है राहुल अग्रवाल, दूसरा है केनिची आयुकावा, हिसाशी ताकयूची और तोशी आउकावा। ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का नया CEO बनाया गया। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, हिसाशी ताकेयूची। हिसाके ताकेयूची जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का नया CEO बनाए गए। बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को कौन LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। पहला ऑप्शन है राधिका वर्मा, दूसरा है दिनेश पांगटे, तीसरा ऑप्शन है TS रामकृष्णन और चौथा है राजीव अग्रवाल। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो अभी LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए, वो C नंबर ऑप्शन सही होगा, TS रामकृष्णन, TS रामाकृष्णन। अब बात करेंगे TS रामाकृष्णन के बारे में। ये LIC म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी हैं, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं 1 मार्च 2022 को। इन्होंने दिनेश पांगटे का स्थान लिया है, और ये इसके फंड के बारे में LIC म्यूचुअल फंड के बारे में LIC की अंशंग कंपनी है और 20 अप्रैल 1989 को स्थापित हुई थी। बात करेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर, फरवरी 2022 को कौन विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पहला है रजत सक्सेना, दूसरा है जुनैद कमाल अहमद, तीसरा है फसल चौधरी और चौथा है सुरेंद्र चौहान। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो B नंबर जुनैद कमाल अहमद यही हैं। जुनैद कमाल अहमद जो विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर सुमन बेरी, दूसरा है डॉक्टर राजीव कुमार, तीसरा है डॉक्टर VK सारस्वत और चौथा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 4 ऑप्शन है, जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बताऊंगा डॉक्टर सुमन बेरी, यही है डॉक्टर सुमन बेरी जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के नए उपाध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। इनके प्रमुख तत्वों पर बात करेंगे दोस्तों। इनके प्रमुख तत्वों पर क्या है कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का तीसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 मई 2022 से प्रभावी होगा। इस पद पर डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसको हिंदी में इसका नाम जानते हैं, उसे नीति आयोग भी कहा जाता है। गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। 1950 में स्थापित ये योजना आयोग के रूप में हुआ, मगर आगे चल के इसका गठन जो है नीति आयोग के रूप में कर दिया गया। नीति आयोग एक प्रकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, दिशात्मक, नीतिगत। और अरविंद पनघड़िया जो है क्या कहते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, फिर दूसरे राजीव कुमार बने, और इस प्रकार आप तीसरे जो बन गए हैं वो आपको पता है कि कौन बन गए हैं। जल्दी से सभी लोग बताइए कि इसमें कौन है। तो अभी लोगों को भी मैं बता चुका हूं। और नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अध्यक्ष कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं इसमें। वर्तमान में अभिता अमकांत आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी हैं। ठीक है, इससे पूर्वकालीन सदस्यों में V
वी सरस्वत, पुरमेश रमेश चंद, डॉक्टर वी.के. पाल सिंह बहुत सारे पूर्वकालीन सदस्यों के रूप में सम्मिलित भी हैं। ठीक है, तो आपको पता हो कि वर्तमान समय में सीईओ चेंज कर हो गए हैं, आपके उपाध्यक्ष भी चेंज हो। उपाध्यक्ष आपको पता हो, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सुमन के बेरी जो हैं वो असम उपाध्यक्ष हैं और राजीव कुमार का स्थान लिया है। और जो क्या कहते हैं आगे 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 को कौन भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है जी माधवन नायर, दूसरा है अजय कुमार सूद, तीसरा है विजय राघवन और चौथा है डॉक्टर जी सतीश। 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन आप सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो अजय कुमार सूद होगा। यही हैं अजय कुमार सूद, जिनकी फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। ये भारत सरकार के नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनके प्रमुख तत्वों पे। 21 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध भौतिकविद अजय कुमार सद भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल कुल 3 वर्षों का होगा। वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इस पद पर वो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक विजय राघवन का स्थान लेंगे। इससे पहले विजय राघवन थे इस पद पर। ठीक है, वो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद वर्ष 1900 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा गठित किया गया था। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे, दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल दीपक सिंह, तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. दत्त और चौथा लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश पंत। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए सभी लोग। सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में हमारे थल सेना के अध्यक्ष कौन है। सभी लोग आंसर बताइए। तो वो हैं मनोज सिंह पांडे। मनोज सिंह पांडे को भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यही हैं मनोज पांडे। चलते हैं, बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख तत्वों पर। 18 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे को देश का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। अब वो थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे पहले, और वो 29वें थल सेना अध्यक्ष होंगे। वो कोर ऑफ इंजीनियरिंग से पहले अधिकारी भी होंगे और थल सेना का पद संभालेंगे। इस पद पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे। बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को किसे भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। तो पुलेला गोपीचंद को, दूसरा है अरुण हनुमान दास लखानी को, तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा को और चौथा है अब्दुल बारी सिद्दीकी को। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो अरुण हनुमान दास लखानी होंगे। अरुण हनुमान दास लखानी होंगे जो इस पद को प्राप्त करेंगे। ठीक है, निर्विरोध इनको चुना गया है। यही हैं अरुण हनुमान दास। सारी गलती हो गई, सारी मेरे से गलती हो गई। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, यही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। 25 मार्च 2022 को आम सभा की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को पुनः भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। कार्यकाल कुल 4 वर्ष का होगा, 2022 से 2026 तक। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री शर्मा जो 2017 में पहली बार BAI के अध्यक्ष चुने गए थे। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार किए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दूसरा कथन है राज्य के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने दोबारा सत्ता संभाली है। तीसरा है राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 47 सीटें दर्ज की हैं। तो अब आपको कथन, ये 3 कथन हैं, इन 3 कथनों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और फिर अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन पर देखिए, सबसे पहले क्या उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, दूसरा ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब क्या है कि
जो है वो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्यपाल हैं वर्तमान समय में। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी राजनीतिक दल ने दोबारा सत्ता संभाली है, पुष्कर सिंह धामी ने। और तीसरा है कि राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें प्राप्त की हैं उत्तराखंड से। ठीक है, तो वही यही व्यक्ति हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के जो है पुष्कर सिंह धामी यही व्यक्ति हैं। देख लीजिए इनकी फ़ोटो। आगे चलेंगे हम लोग, बात करेंगे इनके कथनों पर। तो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने दोबारा सत्ता संभाली। हाल ही में जारी हुए चुनाव परिणाम में राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों में भाजपा ने 47 सीटें। इन पर चर्चा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च 2022 को दूसरे बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इनको शपथ दिलाई और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे वो 12वें मुख्यमंत्री होंगे। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास उषा सांगवान को, फिर बी नंबर में है देवाशीष पांडा को, सी नंबर में सुभाष चंद्र खुंतिया को और टी.एस. विजयन को। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 47 का बी सही होगा, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर। ये है देवाशीष पांडा जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? 21 मार्च 2022 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इन्होंने सुभाष चंद्र खुंतिया का स्थान लिया है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर है कि अप्रैल 2022 को किसने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन है स्मिता नागराज, दूसरा ऑप्शन है भारत भूषण व्यास, तीसरा ऑप्शन है राजीव नयन चौबे, चौथा है मनोज सोनी। तो एक है मनोज सिंह और एक है मनोज, ठीक है, पांडे जिसको कहते हैं, मनोज सिंह पांडे, और ये दूसरे मनोज सोनी। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो मनोज पांडे आपको थल सेना के अध्यक्ष मिलेंगे। मनोज सोनी जो है वो आपके जो है वो UPSC के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी यही है, डॉक्टर मनोज सोनी। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वो भार जो है वो 27 जून 2023 तक इनका रहेगा। इससे पूर्व वो आयोग में बतौर सदस्य के रूप में कार्य भी कर सके और इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। इस पद पर जो पहले थे वो प्रदीप कुमार जोशी थे। चलते हैं अगले, और भी इन पे प्रमुख नज़र डालते हैं इनके इतिहास पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति बताई गई है। और संघ आयोग संयुक्त आयोग तो राष्ट्रपति द्वारा, यदि वो राज्य का आयोग है तो वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी नियुक्तियाँ। ठीक है, बात करेंगे आगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है जी अशोक कुमार, दूसरा है राजीव भटनागर, तीसरा है दीपक सिंह और चौथा है जी कृष्णा राव। 4 ऑप्शन है, बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो सभी लोगों का आंसर क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है वो पद पर जी अशोक कुमार होंगे और पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक इन्हीं के घोषित किया गया है। यही हैं जी अशोक कुमार जो देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक घोषित किया गया है। बात करेंगे हम लोग जो है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त हैं जो अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस पद को लाने के लिए? एक तो देश में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, विदेश सचिव नियुक्त किया है, वो हैं आरित्यम बागची, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरा है विनय मोहन क्वाद्रा, चौथा है राजीव प्रकाश झा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि अपना का आंसर कौन सा सही जा रहा है।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें होंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को जो है केंद्र सरकार ने देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। यही वो फोटो में दिख रहे हैं, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, चलते हैं आगे, इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। 30 अप्रैल 2022 को इस पद पर ग्रहण करेंगे। वर्तमान नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और इस पद पर जो पहले थे वो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है राजीव अग्रवाल, दूसरा है रतन टाटा, तीसरा है एन चंद्रशेखरन और चौथा है इल्कर आईसी। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्तमान समय में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन है, यही इनकी पिक दिख रही है, एन चंद्रशेखरन है। इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डाल लेते हैं। मार्च 2022 टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष 2022 में ही वो वर्ष दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष बने थे। फरवरी 2022 में टाटा समूह ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को एयर इंडिया के CEO/MD के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश 27 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसके तहत सरकार की रणनीतिक भागीदारी मेसर्स टेल्स लिमिटेड, मेसर्स टाटा प्राइम लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी होगी, जो 27 करोड़ के रूप में प्राप्त हुई है। बात करेंगे आगे 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता एक भगवंत मान जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के लिए है। इन कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। उन्होंने पंजाब के राजभवन में शपथ ली है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तीसरा ऑप्शन है हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटें मिली हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में जल्दी से बताइए, 3 कथनों पर आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन अभी सही होगा। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और यही हैं भगवंत लाल। ठीक है, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी से नियुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास जो है केवल सेकंड और थर्ड, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड, तीसरा है फर्स्ट और थर्ड और चौथा है उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग इस 52 नंबर के पहले कथन तो पढ़ लिए होंगे। यदि 52 नंबर के कथन आपने पढ़ लिया हो तो ऑप्शन आप सही से दे सकते हैं। तो आप लोग सही से आंसर दीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट नंबर सही होगा। फर्स्ट नंबर सही होगा दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, केवल सेकेंड और थर्ड इनका जो शपथ दिलाई गई थी वो वहाँ नहीं दिलाई गई थी। इसमें आप चर्चा करेंगे तथ्यों पर। 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी AAP के नेता भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शहीद भगत सिंह नगर जिले में भगत सिंह के पैतृक गांव पहुंचकर खड़क कला में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण किया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं इस समय वहां के, और उन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्य की धुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं वो। इससे पूर्व राज्य की संगरूर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य भी थे। इस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी का स्थान लिया है हाल ही में, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से थे चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से केवल 92 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1, निर्दलीय को 1 सीट प्राप्त हुई है। अब 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 को बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति व विनियामक बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में पद किसने ग्रहण किया है। तो पहला ऑप्शन है माधवीपुरी बुच, दूसरा है अजय त्यागी, तीसरा है उषा सिन्हा और चौथा है शिखा शर्मा। 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन 4 ऑप्शनों में सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा, माधवीपुरी बुच जो है इस पद को प्राप्त किया है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में, यही है माधवीपुरी बुच। बात करते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर माधवीपुरी बुच के बारे में कि 2 मार्च 2022 को बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति व विनियामक बोर्ड की 10वीं अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है इन्होंने, और इस पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भी होंगी। कार्यकाल सिर्फ केवल 3 वर्ष का होगा और अजय त्यागी का इन्होंने स्थान लिया है।
और सेबी के बारे में देंगे, देश में प्रतिभूति व वित्त वैधानिक नियामक संस्थान है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों से 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया था और मुख्यालय इसका मुंबई में है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष व प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है मुकेश कुमार खुराना, दूसरा है राहुल भटनागर, तीसरा है आलोक रंजन राय और चौथा है पुष्प कुमार जोशी। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शनों में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी यही हैं जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, पुष्प कुमार जोशी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। एक बार जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने पुष्प कुमार जोशी को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादक विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का अध्यक्ष नियुक्त व प्रबंधन नियुक्त किया है। कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा इनका और इस पद पर उन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है और ये HPCL सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तेल व प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी है और एक महारत्न कंपनी भी है जो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2022 को कौन इफ्को के नए 17वें अध्यक्ष बने। इफ्को के 17वें अध्यक्ष बने हैं। तो पहला ऑप्शन है दिलीप संघानी, दूसरा है बलविंदर सिंह नकई, तीसरा है राजीव कौर और चौथा है बलदेव सिंह। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, दिलीप संघानी। यही हैं जो फोटो में दिख रहे हैं, दिलीप संघानी जो इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करेंगे हम लोग इफ्को के बारे में। 19 जनवरी 2022 को दिलीप संघानी इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के 17वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व इफ्को के उपाध्यक्ष भी रहे और इन्होंने बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया है। बलविंदर सिंह नकई का 2024 तक इस पद पर रहेंगे। इफ्को के बारे में ये सहकारी स्वामित्व वाली देश की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी के रूप में काम कर रही है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन प्रोफेसर M जगदीश कुमार, दूसरा ऑप्शन प्रोफेसर GC त्रिपाठी, तीसरा प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह और चौथा है प्रोफेसर LR सिंह। 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सही होगा ए नंबर प्रोफेसर M जगदीश कुमार। प्रोफेसर M जगदीश कुमार UGC नेट के अध्यक्ष नियुक्त होंगे और वो इस तस्वीर में दिख रहे हैं इस प्रकार। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। 4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। इससे पूर्व वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलपति हैं। कार्यकाल उनका कुल 5 वर्ष है और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो रहेगा। इस पद पर प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह का वो स्थान लेंगे, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह का स्थान लेंगे। बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 को कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी। पहला भावना कंड, दूसरा अवनी चतुर्वेदी, तीसरा शिवांगी सिंह और चौथा है पायल सिंह। 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा सी नंबर शिवांगी सिंह। ये दिख रही हैं शिवांगी सिंह जो है और इस पद पर जो है पहली महिला पायलट होंगी ये। 26 जनवरी 2022 को शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड से निकली वायुसेना की झांकी में राफेल विमान को उड़ाया था। वो वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट होंगी। आगे और इसके प्रमुख तत्वों पर नजर डालेंगे। गत वर्ष भावना कंड वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। शिवांगी सिंह पंजाब के अंबाला जिले में स्थित वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का भी हिस्सा थी। इससे पूर्व वो MiG-21 बाइसन विमान उड़ाती थी। वर्ष 2017 में वायुसेना में शामिल हुई और वो वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।
58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 को किसने विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? पहला है लेस्ली थंग, दूसरा है विनोद कन्नन और तीसरा है दीपक रजावत और चौथा है प्रियांक घोषाल। 4 ऑप्शन है, बताइए कि जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो विनोद कन्नन होगा। विनोद कन्नन यही है जो तस्वीर में दिख रहे हैं, विनोद कन्नन, जो विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। इस पद पर उन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया है, ठीक है, और ये टाटा एसआई एयरलाइंस से जो है के रूप में रजिस्टर्ड है। इन्होंने 9 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किसने भारतीय तटरक्षक बल 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? के नटराजन, वीएस पठानिया, तीसरा है राजीव पाठक और चौथा है राजेंद्र कुमार सिंह। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर, वीएस पठानिया, जो 24वें क्या कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं। वो यही हैं जो तस्वीर में दिख रहे हैं, वीएस पठानिया। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन है जी अशोक कुमार, दूसरा है राहुल जैन, तीसरा है दिव्य प्रकाश झा और चौथा है राधिका झा। तो 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा इसमें वो कौन सा होगा, तो सभी लोगों को जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा जो है वो होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 3 जनवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में तेलंगाना कैडर से वर्ष 1991 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक परियोजना के रूप में भी काम किया था। इसके परिणाम स्वरूप उनका एक लोकप्रिय उपनाम हो गया है, द रेन मैन ऑफ इंडिया प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है विनय कुमार त्रिपाठी, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है राहुल भटनागर और चौथा है सुनीत शर्मा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी, यही जो तस्वीर में दिख रहे हैं, विनय कुमार त्रिपाठी को जो है रेलवे का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं। प्रमुख तत्वों में 31 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया है और वर्तमान में वो उत्तर पूर्व रेलवे यानी ईआर के प्रबंधक जीएम के रूप में भी कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल जो है दिसंबर 2022 तक रहेगा दोस्तों और इस पद वो सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर टिमोथी कृष्णमूर्ति, दूसरा है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, तीसरा है डॉक्टर एस सोमनाथ, चौथा है डॉक्टर अरुण कुमार। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए सभी लोग का कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलते हैं। डॉक्टर सोमनाथ को जो है केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, डॉक्टर एस सोमनाथ। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ साथ वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं और अंतरिक्ष आयोग के उपाध्यक्ष भी नियुक्त हैं और कार्यकाल इनका कुल 3 वर्ष का होगा। बात करेंगे हम लोग आगे। वर्तमान में वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में निर्देशक भी हैं और इस पद
पर डॉक्टर के सिवन का स्थान उन्होंने लिया है। अब बात करेंगे इसरो का। ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, ठीक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने। पहला ऑप्शन है समीर वी कामत, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, तीसरा है संजय मित्रा, चौथा है के सिवान। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इन 4 ऑप्शनों में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो समीर वी कामत जो है डीआरडीओ का भी हाल ही में नए अध्यक्ष के पद में कार्यरत होंगे। तो यही हैं आपके समीर वी कामत, ठीक है। समीर वी कामत और इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। कामत वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स विभाग के महानिदेशक हैं और वो जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। और कामत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक और अगले आदेश तक अपने पद पर इस प्रकार बने रहेंगे। तो इस प्रकार का आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। एक लंबा सेशन था, हमारी नियुक्तियों से लेकर के 2022 में जितनी भी नियुक्तियां थी वो सारी नियुक्तियों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। यदि आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा फुल तक देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो आपको जितने भी 2022 में नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनके जो प्रमुख तत्वों पर अच्छे से आप क्लियर हो जाएंगे आपके पॉइंट्स से, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।